दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच में हालात हुए और नाजुक। यूक्रेन ने रूस पर कर दी एयर स्ट्राइक और एयर डिपो पर रॉकेट से किया हमला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ है ऐसा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पीएम मोदी ने तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात पर पीएमओ का बड़ा बयान। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा भारत, सस्ते दाम पर रूस से खरीदेगा तेल। इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इमरान खान को अब आचार संहिता उल्लंघन का थमाया गया नोटिस। चुनाव आयोग ने 10 दिन में मांगा जवाब। और खबर में आगे जिक्र होगा कि बेंगलुरु में अमित शाह के रूट पर आई तेज धमाके की आवाज। क्या है पूरी खबर जरूर बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन ने रूस पर कर दी एयर स्ट्राइक, ऑयल डिपो पर रॉकेट से हमला। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुआ ऐसा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच जंग थमने की बजाय अब और तेज होती दिख रही है। रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि उसके देश में घुसकर हमला किया है यूक्रेन ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने उसकी सीमा के 25 मील अंदर तक आकर तेल डिपो पर अटैक किया है। रूस का यह दावा ऐसे समय में आया है जब एक्सपर्ट्स ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वो खुद अपने इलाकों पर और कुछ अटैक दिखावे के लिए करा सकता है और यूक्रेन पर आरोप मढ़ सकता है। रूसी अधिकारी ने कहा कि यूक्रेन के 2 सैन्य हेलीकॉप्टरों के जरिए यह अटैक किया गया है। रूस ने कहा कि उसके शहर में 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर घुस आए और उन्होंने रॉकेट के जरिए अटैक किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी ने तुरंत युद्ध विराम की बात दोहराई। रूसी विदेश मंत्री से मुलाकात पर पीएमओ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, दरअसल दोस्तों भारत के 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को दिल्ली पहुंचे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव ने शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएमओ के मुताबिक मुलाकात के दौरान रूस के विदेश मंत्री लाव्रोव ने पीएम नरेंद्र मोदी को यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें चल रही शांति वार्ता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा की शीघ्र समाप्ति के लिए अपने आह्वान को दोहराया और शांति प्रयासों में किसी भी तरह से योगदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया। वहीं आपको बता दें कि पीएमओ के मुताबिक रूसी विदेश मंत्री ने दिसंबर 2021 में आयोजित भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए निर्णयों की प्रगति पर प्रधानमंत्री को भी अपडेट किया। आपको बता दें दोस्तों कि इससे पहले लाव्रोव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा भारत, सस्ते दाम पर रूस से और खरीदेगा तेल। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका से मिल रही चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत रूस से और भी कच्चा तेल खरीदेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि मॉस्को से और तेल खरीदने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। रूस से तेल की खरीद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि जब हमें डिस्काउंट रेट पर तेल मिल रहा है तो क्यों नहीं खरीदें। उन्होंने कहा कि मैं राष्ट्र हित और उसकी ज़रूरतों को तरजीह देती हूं। हमने मॉस्को से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। अगर हमें कच्चा तेल कम दाम पर ऑफर किया जाएगा तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे, जिससे हमारे देश की जनता को फायदा हो। जहाँ दोस्तों गौरतलब है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस पर अमेरिका कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका के डर से दुनिया के कई देश रूस से अपना व्यापार बंद कर चुके हैं और यही वजह है कि करीब 40 दिन से युद्ध लड़ रहे रूस को चारों तरफ से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान को अब आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस। चुनाव आयोग ने 10 दिन में मांगा जवाब। दोस्तों पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी कर दिया है। आयोग ने उनसे 10 दिन में जवाब मांगा है और इस मामले में जैसे ही ईसीपी बेंच ने सुनवाई शुरू की, उन्हें बताया गया कि पीएम इमरान खान के वकील व्यस्त हैं और नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें समय दिया जाए। पीठ ने इसके अलावा योजना एवं विकास मंत्री असद उमर को भी आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बेंगलुरु में अमित शाह के रूट पर आई तेज धमाके की आवाज। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक के दौरे पर थे, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के रूट पर एक तेज धमाके की आवाज से हड़कंप मच गया। अमित शाह के रूट पर यह आवाज शाम करीब 4:30 बजे माउंट कार्मेल कॉलेज के पास सुनाई दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष केंद्रीय मंत्री द्वारा लिए गए मार्गों को आमतौर पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा काफी पहले ही साफ कर दिया जाता है। जब पुलिस ने आवाज की जांच की तो पता चला कि सीवेज में भूमिगत बिजली के केवल शॉर्ट सर्किट होने से ये आवाज आई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब मंदिरों में तैनात रहेंगी महिला कांस्टेबल, योगी सरकार का अहम फैसला। जी दोस्तों, बिजनौर में नवरात्र के एक दिन पहले शासन के निर्देश पर महिला मिशन शक्ति अभियान को दोबारा से एक्टिव कर दिया गया है। कल से मंदिरों पर सभी महिला कांस्टेबल तैनात रहेंगी और इन पर महिला सम्मान सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रहेगी। और इसके तहत बिजनौर में पुलिस अधीक्षक द्वारा महिला कांस्टेबल का एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने महिला सिपाहियों को बताया कि शासन के निर्देश पर मिशन शक्ति के तहत चल रहे पुराने सभी अभियान दोबारा जीवंत कर दिए गए हैं और इसके अंतर्गत पहले से ही महिला हेल्प डेस्क और महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूलों के बाहर महिला सिपाहियों की ड्यूटी के दौरान महिला के सम्मान की जिम्मेदारी महिला पुलिस कर्मियों को दी गई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने जीती सभी 36 सीटें। सीएम योगी ने जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का बढ़ाया उत्साह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोबारा बहुमत की सरकार बना चुकी भारतीय जनता पार्टी की नजर अब विधान परिषद पर है और पार्टी चाहती है कि यहाँ भी भाजपा का ही बहुमत हो। इसके लिए जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराया। साथ ही कहा कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि भाजपा 36 में से 36 सीटें जीते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार शाम को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे और यहां जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिर से लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है और इस जीत के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए बोले कि जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का लोकतंत्र में आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि उत्तर भारत में गर्मी से बुरा हाल। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में पारा 43 के पार। दिल्ली में चल सकती है भीषण लू। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में खासकर उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। अप्रैल की शुरुआत में ही मई जून जैसी गर्मी उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पड़ रही है और देश की राजधानी दिल्ली में गर्मी से बुरा हाल है। वहीं मध्य प्रदेश में भी गर्मी सितम बढ़ा रही है और यहाँ के 4 शहरों का तापमान 43 डिग्री के पार जा चुका है, जबकि प्रदेश के 14 अन्य जिलों में लू की स्थिति बनी हुई है। IMD भोपाल कार्यालय के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी PK साहा ने कहा कि खंडवा, दमोह, खजुराहो और नौगांव में गुरुवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन हवा के रुख में बदलाव के कारण शुक्रवार को इन इलाकों में लू की स्थिति में सुधार हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत के शहर में फिर कोरोना का कहर, आने वाली है चौथी लहर। जहां दोस्तों, दक्षिण गोवा स्थित बिट्स पिलानी परिसर में 24 छात्रों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया है। इसके बाद पूरे कैंपस को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों का प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैन किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार बिट्स पिलानी में लगभग 2800 छात्र पढ़ते हैं। संस्था के जनसंपर्क अधिकारी अर्जुन हरलंकर का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में परिसर में कोविड टेस्ट के बाद 24 छात्र संक्रमित पाए गए हैं और इसके बाद सभी कक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को भी 8 और सैंपल कोविड टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना मेट्रो के निर्माण में हो रही देरी पर बोले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कार्य में तेजी लाएं अधिकारी। जी हां दोस्तों, पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में पटना मेट्रो रेल सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा के बाद अधिकारियों से शुक्रवार को कहा कि पटना मेट्रो रेल के निर्माण कार्य में तेजी लाएं ताकि जल्द से जल्द लोगों को इसका लाभ मिल सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार म्यूजियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया गया है। बिहार म्यूजियम में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अब यूक्रेन ने रूस में घुसकर किया हमला, सीमा से लगे शहर पर की एयर स्ट्राइक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बेहद बड़ी खबर रूस और यूक्रेन के बीच में चल रही जंग से आ रही है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग लंबे समय तक खिंच गई है। ना ही रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को तैयार है। ऐसे में यूक्रेन में भारी तबाही जारी है। इसी बीच यूरोपीय संसद की अध्यक्ष
कीव के लिए रवाना हो गई हैं। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड व बेल्जियम की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अब भी रूस के खिलाफ ठोस कदमों का इंतजार कर रहा हूं। हमें हमलावर पर तब तक दबाव बनाना होगा जब तक उसकी आक्रामकता खत्म ना हो जाए। दोस्तों, यूक्रेन पर आक्रमण के चलते रूस को भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो रूस को G20 से बाहर करने के पक्ष में हैं। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि यूक्रेन ने रूस के तेल डिपो पर हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन की सीमा से जुड़े हुए रूसी शहर के गवर्नर ने दावा किया है कि उनके यहाँ के एक तेल डिपो पर यूक्रेनी सेना की ओर से एयर स्ट्राइक की गई है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के हेलीकॉप्टरों ने इस पर हमला किया। दरअसल शुक्रवार सुबह यहाँ के तेल डिपो में भयानक आग की खबरें सामने आई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जंग भीषण होता जा रहा है और अब यूक्रेन ने रूस में घुसकर किया है हमला। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रूबल में पेमेंट करो नहीं तो रूसी गैस को भूल जाओ, व्लादिमीर पुतिन की यूरोपीय देशों को खुली चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्राकृतिक गैस के खरीदारों को रूबल में पेमेंट करने की मांग की है। उन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि जो भी खरीदार रूबल में पेमेंट नहीं करेगा उसकी गैस सप्लाई को रोक दिया जाएगा। पुतिन के इस धमकी से यूरोपीय देशों में हाहाकार मच गया है और दरअसल अधिकतर यूरोपीय देश ने रूबल में पेमेंट करने की मांग को खारिज कर दिया है। रूसी गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता जर्मनी ने तो पुतिन की मांग को ब्लैकमेलिंग करार दिया है। यूरोप पहले से ही प्राकृतिक गैस की कीमतों से बेतहाशा बढ़ोतरी से हलकान में है और ऐसे में रूस अगर गैस सप्लाई रोक देता है तो यूरोपीय देशों में भूखमरी की नौबत आ सकती है। इतना ही नहीं, करोड़ों लोगों को गैस की कमी से भीषण ठंड का भी सामना करना पड़ सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वैश्विक प्रतिबंधों के बीच रूस ने भारत को तेल में भारी डिस्काउंट की कर दी है पेशकश। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंध झेल रहे रूस की ओर से भारत को तेल की प्रत्यक्ष बिक्री पर भारी छूट की पेशकश की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार रूस चाहता है कि भारत इस साल के लिए अनुबंधित 15 मिलियन बैरल ले ले और अभी सरकार के स्तर पर बातचीत हो रही है। ब्लूमबर्ग के हवाले से छपी खबर के अनुसार रूस ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों के मुकाबले $35 प्रति बैरल के डिस्काउंट पर भारत को कच्चा तेल बेचने का ऑफर दिया है, जिस पर भारत सरकार विचार कर रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शी जिनपिंग को अफगानिस्तान की चिंता, संपत्ति वापस करे अमेरिका और नाटो, तालिबान के जुल्म पर चुप चीन के राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को एक क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान का पुरजोर समर्थन किया, जबकि देश में तालिबानी नेताओं द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार हनन का कोई जिक्र नहीं किया। इस बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका से अफगानिस्तान के लोगों को विदेश में स्थित संपत्तियों पर लगी रोक को हटाने और सरकार पर प्रतिबंधों को समाप्त करने का अनुरोध किया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों से गुरुवार रात से जारी मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया गया है और अभी कुछ आतंकियों के घिरे होने की सूचना है और उनके साथ गोलीबारी फिर शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि गुरुवार को शोपियां के तुर्कवांगम में आतंकवादियों के होने की सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए बताए गए स्थान का घेराव कर लिया। घेरा सख्त होते देख आतंकियों ने सुरक्षा कर्मियों पर गोलीबारी कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र में अब भी 2 से 3 आतंकी मौजूद हैं और अब दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सभी प्रकार की आवाजाही को रोक दिया गया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकियों को पकड़ने के लिए सभी प्रकार की तैयारियां की गई हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान की हत्या की रची गई साजिश, सुरक्षा एजेंसियों को मिला इनपुट, मंत्री फवाद चौधरी का दावा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की हत्या हो सकती है और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी साजिश रचे जाने की जानकारी मिली है। इमरान खान सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने यह सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद इमरान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है और इससे पहले पीटीआई के नेता फैसल वावडा ने भी ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा था कि देश को बेचने से इनकार करने के चलते इमरान खान की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में कई अफसरों की कुर्सी खतरे में, अखिलेश के संपर्क में आए अफसरों की बन रही है लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 अलग तेवर में नजर आ रही है और एक तरफ माफियाओं और अपराधियों पर बुलडोजर की स्पीड तेज है तो वहीं बड़े
अफसरों पर कार्रवाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गुरुवार को सोनभद्र के डीएम और गाजियाबाद के एसएसपी को सीधे सस्पेंड कर दिया गया और जिले के सबसे बड़े अफसरों पर की गई सस्पेंशन की इस कार्रवाई से नौकरशाही में अफरा तफरी है। लापरवाही बरतने वाले जिले के कप्तान डीएम से लेकर विभागीय अपर मुख्य सचिव तक दहशत में हैं कि जरा सी चूक हुई कि कुर्सी ना चले जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोनभद्र के डीएम रहे टीके शिबू और गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। आधिकारिक तौर पर टीके शिबू के सस्पेंशन के पीछे जो वजह बताई गई थी उसमें जिले में अवैध खनन, निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायत और बीते विधानसभा चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारी के तौर पर लापरवाही। दरअसल सोनभद्र में शासन को चुनाव से पहले ही अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी और जिले में गिट्टी की खदानों से अवैध खनन के जरिए वसूली की जानकारी सरकार को लगातार मिल रही थी। वहीं दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी व अन्य निर्माण एजेंसियों के द्वारा करवाए जा रहे कामों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी भी जारी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हवाई चप्पल से हवाई जहाज की योजना जल्द होगी साकार। गुजरात चुनाव से पहले पीएम मोदी ने कर दिया ये बड़ा काम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हीरासर हवाई अड्डे या फिर राजकोट ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल अगस्त में चालू होने जा रहा है। राजकोट के जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार इस प्रोजेक्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाई चप्पल से हवाई जहाज का सपना साकार होता दिखाई दे रहा है। औद्योगिक शहर राजकोट से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह हवाई अड्डा चारों चरणों में 1032 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जा रहा है और इसमें 23,000 वर्ग मीटर के यात्री टर्मिनल के क्षेत्रफल के साथ कुल 4 पार्किंग स्टैंड होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 अप्रैल को करेंगे स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नए छात्र पंजीकरण का लक्ष्य। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा संस्थाओं में नया सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बेसिक शिक्षा की बेहतरी पर विशेष जोर है और इसीलिए 4 अप्रैल को वो यूपी के आकांक्षी जिलों में शामिल श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया कि कम साक्षरता वाले जिलों पर ध्यान ज़्यादा दिया जाए और सभी 1.58 लाख प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाए। कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल बाद नए सत्र में स्कूल कॉलेज एक साथ खुल रहे हैं, जहां छात्र छात्राओं का नामांकन होने के साथ पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि नए सत्र की शुरुआत से ही स्कूल चलो अभियान चलाया जाए और इसमें हर छात्र छात्रा का स्कूल में दाखिला कराया जाए। इसके लिए बच्चों व उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाएगा और अभियान में गांव से लेकर जिले तक के जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक एक स्कूल को गोद जरूर लें और अधिकारी भी स्कूलों को गोद लेने के लिए आगे आएं। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा व स्वेटर का 1100 रुपये प्रति छात्र अभिभावकों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे और इस संबंध में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार की ओर से आदेश निर्गत हो चुका है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने चीन का कर दिया काम तमाम। श्रीलंका में बड़े प्रोजेक्ट को कर लिया टेक ओवर। जी दोस्तों, भारत श्रीलंका के शहर जाफना के 3 द्वीपों में हाइब्रिड बिजली परियोजना लगाएगा। इस परियोजना को पहले चीन द्वारा स्थापित किया जाना था। इसको लेकर पिछले साल कोलंबो और बीजिंग में सहमति बनी थी। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके श्रीलंकाई समकक्ष GL पेरिस्ट के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया जा चुका है और इससे पहले भारत श्रीलंका के पूर्वी संपूर्ण शहर में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के सौर उद्यम और उत्तर में मन्नार और पुनरिन के अडानी समूह की अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए समझौते कर चुका है। यह भारत की तीसरी ऊर्जा परियोजना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 15 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदेगा भारत। 3,887 करोड़ होंगे खर्च। चीन सीमा पर बढ़ेगी सेना की ताकत। जहां दोस्तों, चीन से लगती सीमा पर भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। चीन ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए LAC के करीब कई सैन्य ठिकाने बनाए हैं और इसके जवाब में भारत भी अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है और इसी क्रम में भारत सरकार ने हल्के वजन वाले 15 लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया। हल्का वजन होने के चलते
ये हेलीकॉप्टर ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के दौरान बड़े काम आते हैं। 15 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भारत सरकार 3,887 करोड़ रुपए खर्च करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 10 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स और 5 आर्मी के लिए होंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने बुधवार को स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूर दे दी है।